जीवन एक प्याला है, दुख और सुख से भरा हुआ मिट्टी का प्याला। जब भी ये प्याला खाली होता है, जादुई तरीके से फिर लबालब भर जाता है। इसका भरना और खाली होना ही जीवन है। हर कोई अपने अपने प्याले में से घूंट भरता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के प्यालों में से भी घूंट भरते हैं। अमृत और विष के इन घूंटों में फूल और कलियां गूंथ कर हार पिरो देते हैं और साधारण मनुष्य से लेखक हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ये हार वो उन्हीं के गले में डाल देते हैं जिनके प्यालों में से उन्होंने घूंट भरे होते हैं, और फिर भी सोचते हैं कि हक तो अदा नहीं हुआ, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की मीरापुर कस्बे से। संयुक्त परिवारों में मोहब्बतें फल फूल रही थीं। ऐसे ही एक परिवार में 21 जून सन 1912 को एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे श्री दुर्गा प्रसाद और माँ थी श्रीमती महादेवी। हमारा इलाका, जो मेरे गांव का नाम मीरापुर है, तहसील जानसठ है, वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। गांव में जो हम रहते थे तो वहाँ का वातावरण ऐसा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर रहते थे। सैयद हसन हुसैन जो किंग मेकर हुए हैं मुग़ल पीरियड में, वो वहीं के रहने वाले थे, और उनके साथ जो उनके हिंदू मित्र थे राजा रतन चंद, वो हमारे पुरखा थे। तो हम लोग इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसलिए आपस में मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था। हमको जात से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए कि हमारे उन पुरखा ने सैयद हुसैन के साथ बैठकर खाना खाया था एक कमरे में। उनका छुआ खाना नहीं, उनका खाना नहीं, इसलिए हमको जात से बाहर। हम अग्रवाल हैं तो हम राजवंशी अग्रवाल कहलाते हैं, राजाओं का साथ रहने वाले राजवंशी अग्रवाल। लेकिन मैं जो बात बता रहा था वो ये थी कि उस समय हम लोगों में प्यार मोहब्बत बहुत था। छूट छाट भी उतनी ही थी, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत था, मिलते जुलते थे। और मैंने उस युग पर अपनी कई प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी। प्रसिद्ध तो लिखी क्या, प्रसिद्ध हो गई। जैसे मुरब्बी एक मैंने कहानी लिखी जो मेरे अपने दादा पर है। मेरे दादा मुरब्बी कहलाते थे और उनका एक दोस्त था वहाँ पर। कहानी तो खैर मैं क्या बताऊँगा, लंबी है, पढ़ी होगी। और एक और कहानी लिखी थी मैंने, अधूरी कहानी, जिसमें 2 मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़का साथ पढ़ते हैं। मुसलमान लड़का गरीब है, और हमारे यहाँ ये नियम था उन दिनों कि ईद के दिन हिंदू लोग अपना सारा दूध मुसलमान दोस्तों में बांट देते थे। तो वो मेरा क्लास फेलो जो है बहुत देर से आया, उसको दूध मिला नहीं कहीं भी। तो मेरा क्लास फेलो था, तो मेरे मन में थोड़ी ममता हुई। छोटा, हमारे 8-9 साल की उम्र होगी। तो मैंने अपनी माँ से जाकर कहा कि इसको दूध नहीं मिला है, सईद को दूध हो तो दो। कहने लगी तुम्हारे पीने के लिए रखा है मैंने, तो तुम कहो तो दे दूंगी। तो हमने कहा दे दो। वो दूध दे दिया। तेरा दूध ले गया, घर सवैयाँ बनी, और जैसे आप जानती हैं सवैयाँ बनती हैं तो सब जगह बांटी जाती हैं, मामू जान, खालू जान, भाई जान, चाचा जान, सबकी जाती। इस लड़के ने सोचा कि जिसके यहाँ से दूध लाए हैं उसको तो माँ बता नहीं रही है, तो ये सबसे पहले वो सवैयाँ लेकर के हमारे घर आता है। और हमारे घर आता है तो मेरे चाचा से मिलता है, पूछता क्या बात है। कहने लगे मैं दूध ले गया था, सवैयाँ लाया हूँ आपके लिए। कहले हम तुम्हारी सवैयाँ कैसे खाएंगे, तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान का छुआ हम नहीं खा सकते। इस बीच में मैं भी आ गया, मेरी माँ भी आ गई। तो मेरी माँ ने भी समझाया कि बेटा हम लोग तुम्हारे यहाँ की आज सूखी सवैयाँ आती हैं, पकाई भी नहीं आती। लेकिन वो बच्चा बेचारा नादान, उसको समझ में नहीं आया। वो बहुत उदास होकर लौट गया। लौट रहा था तो पता नहीं हाथ कांपा, क्या हुआ, वो कटोरा गिर पड़ा वहीं। तो बात तो इतनी है, लेकिन जब मैंने कहानी लिखी तो उसमें अंत में मैंने ये लिखा कि जो मोहब्बत सवेरे दूध के रूप में उसके प्याले, उसके बाल्टी में उड़ेली गई थी, वही मोहब्बत शाम को
सुमैया के रूप में पैरों से रूंध जाने के लिए पड़ी रह गई। हमारा परिवार राष्ट्रीय विचारों का परिवार था और मैंने कल्पना की थी कि मैं आगे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद कॉलेज में जाऊंगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा, एक बात। और दूसरी ये कि उन दिनों भारत में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। 1919 में ही मैंने कांग्रेस की मीटिंग्स में जाते हुए, जब मैं 7 वर्ष का बच्चा था, तभी मैंने ये खद्दर पहनने की प्रतिज्ञा की थी एक घटना के कारण। और उसके बाद निरंतर मेरे मन में ये थी कि मैं आज़ादी की लड़ाई में भाग लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उन दोनों महामारी बहुत फैलती थी। प्लेग की महामारी जो फैली 1925 में और 1926 में, उसके बाद तो प्लेग फिर आया नहीं भारत में। लेकिन उस अंतिम महामारी ने देश में एक तरह से जो भयानक बर्बादी की है, उसकी चपेट में हमारा परिवार भी आया। और मेरे परिवार में जो सबसे अधिक, जिन्हें कहना चाहिए चतुर व्यक्ति थे और सबसे अधिक जो कमाने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके साथ भी और कई मृत्यु हुई, 7-8 व्यक्ति। तो परिवार एक तरह से बिल्कुल टूट गया। और उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको आगे शिक्षा दे सकें। उसी समय मैंने 1929 में 10वीं कक्षा पास की। 1930 में स्वाधीनता संग्राम का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और मैं चाहता था कि मैं उसमें भाग लूं, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। परिवार वालों ने कहा कि हमारे पास कोई साधन नहीं है जीविका का। तो मेरे मामा, जिनके पास मैं रहता था, उन्होंने कहा कि देखो, ये सपने देखना अब छोड़ दो, तुम्हारे सामने ज़िंदगी की सच्चाई है और इस समय नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें अपने जहाँ वो काम करते थे गवर्नमेंट कैटल फार्म में, वहाँ मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ। शुरू में तुम क्लास 4 ऑफिसर जो आज होते हैं, दफ्तरी की एक पोस्ट है, उस पर तुम आ जाओ और बाद में हम देखेंगे, क्लर्क बन जाएंगे, बना देंगे, कर देंगे। अब मैं उन दिनों की अपनी स्थिति बता नहीं सकता, कितनी वेदना, कितना दर्द, कितनी पीड़ा में से मैं गुजरता था। 16-17 साल का एक किशोर। और अगर उस समय की डायरी मेरी रह सकती तो उसके हर पन्ने पर ये लिखा हुआ था, बेटर टू डाई, बेटर टू डाई, बेटर टू डाई। लेकिन बाद में जब मेरी तलाशी हुई, 47 में मैं पकड़ा गया और मैंने वो सामान सारा हटाया, जहाँ रखा था वो सामान मेरा जला दिया गया। तो मेरी वो बहुमूल्य चीज़ें, उस समय की डायरी भी और उस समय की प्रारंभिक कविताएं भी जो मैंने की या और भी थी, सब नष्ट हो गया। 47 में मुझे आदेश हुआ कि चले जाइए। तो मेरे सामने प्रश्न ये था कि मैं जाऊं कहाँ। और मैंने ये निश्चय किया कि मैं प्रभाकर कर चुका हूँ, मुझे बीए पास कर लेना चाहिए। 42 में मैंने बीए की परीक्षा लाहौर से, यूनिवर्सिटी से पास की। अप्रैल 1944 में दिल्ली आया और इसी मकान में आया। अजमेरी गेट दिल्ली 818 कुंडे वाला अंक साहित्यकारों का तीर्थ स्थान बन गया। यह कमरा ही उनकी साहित्य साधना का स्थल है। यही विष्णु जी ने साहित्य की तस्वीर को अपनी कूची से विभिन्न विधाओं के रंगों में रंगा। यहाँ आया 44 में तो बिल्कुल बेसहारा था और मेरे एक छोटे भाई नौकर हुए थे, लेकिन एक की
आमदनी से पूरे परिवार का भरण पोषण मुश्किल था, तो मैं लिखता था और उस समय लिखने से पैसा मिलता नहीं था। मैंने हंस में इतना लिखा, तब तक मुझे एक पैसा वहाँ से नहीं मिला। परिपाटी नहीं थी, बहुत किसी ने किया तो 5 रुपए, जब विश्वामित्र मैंने लिखा 5 रुपये उन्होंने दिए, ऐसे था। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने मुझसे कहा, एक छोटे भाई हैं, कि ऐसा है कि यहाँ आयुर्वेद महामंडल है, तो वहाँ एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ काम करो। तो मैंने, मन में इच्छा तो नहीं थी नौकरी करने की अब, लेकिन चूँकि परिवार का सवाल था तो मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी मैं रह नहीं पाया और 1.5 साल में मैंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया फिर, और ये 1946 की बात है। बुखारी का ज़माना था और मैं तब गया वहाँ। मेरी पहली वार्ता बुखारी के ज़माने में दिल्ली स्टेशन से प्रसारित हुई थी। कवि सम्मेलन लाभदायी है या नहीं, इस पर मेरी और डॉक्टर नगेंद्र की बातचीत हुई थी। पहला रूपक नया कश्मीर लिखा और ये एक संयोग है कि वो बहुत सफल हुआ, और उसके बाद तो फिर हमने जैसे लिखा है, आप कल्पना नहीं कर सकते उन दिनों की। विष्णु प्रभाकर उस समय ऑल इंडिया रेडियो में आए जबकि नई विधा का विकास हो रहा था, नई दिशाएं खोजी जा रही थी। तब तक मैंने तो रेडियो के लिए काफी लिखा था पहले लाहौर के लिए, लेकिन विष्णु प्रभाकर ने रेडियो के लिए बिल्कुल नहीं लिखा था। लेकिन जो लेखक के अंदर संवेदना होनी चाहिए, जो पैनी नजर होनी चाहिए, वो उनमें जरूर थी। तो कहानी से छोटा उपन्यास, उसके बाद रेडियो नाटक, और रेडियो नाटक में भी कई प्रयोग और प्रयास उन लोगों ने किए। हम सीखते गए रेडियो नाटक बनवाना और वो शायद सीखते गए रेडियो नाटक लिखना। हमारा आपस में रिश्ता यही था। नाटक के क्षेत्र में कई प्रयोग विष्णु ने किए, तो मैं समझता हूँ सबसे पहला और आज भी वो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था उनका नाटक था उपचेतना का छल। अब रेडियो में जैसे आप जानते हैं कि स्पेस नहीं है, टाइम है, और टाइम को ही स्पेस के तौर पे आपने इस्तेमाल करना। एडवांटेज आपको ये है, फ़ायदा ये है कि आप जो एक्शन है वो कई सतहों पे चल सकता है। अब हमारे लिए ज़रूरी बात ये थी कि वो, क्योंकि लंबा नाटक था और उपचेतना का शब्द उसमें खुद ही एक पात्र था, कि ऐसा ना लगे कि खाली उसमें कोई नकलीपन आ जाए या कृत्रिम भाव आ जाए। तो स्क्रिप्ट को, विष्णु को स्टूडियो में बार बार दोबारा उसको लिखना पड़ा, जिससे कि ये लगे कि सचमुच मुहावरा भी दुरुस्त है और जो एक्ट्रेस उसको कर रही है, शायद विनोद कुकरेजा थी जहां तक मेरा याद है, अब उसको भी ये लगा कि जैसे उसके मन की भावनाएं सामने आ रही हैं और किसी का लिखा वो नहीं पढ़ रही हैं, बल्कि अपनी सोची हुई चीज को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो मुझे लगा कि लेखक ने जो टेक्निक की बारीकी को समझा और चिंतन और साहित्य का जो सामंजस्य किया, मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी बात थी। कौन? तुम कौन हो? मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं। मेरा ही रूप? हाँ, तुम्हारा ही रूप, तुम्हारी अपनी उपचेतना। तुम अभी पुरुष के बारे में निर्णय दे रही थी, लेकिन तुम तो अपने को भी नहीं जानती। मैं अपने को भी नहीं जानती। हाँ, तुम अपने को भी नहीं जानती। तुम जिस बात के लिए पुरुष को दोष दे रही थी वही भी है। तुमने अपने सुख के लिए अपने पति शंकर को छोड़ा था। तुम भी पुरुष को अपना बनाना चाहती थी और चाहती हो। मैं पुरुष को अपना बनाना चाहती हूं। हाँ, तुम, मुझे विश्वास है कि तुम प्रभात को नहीं भूली हो। तुम उससे विवाह करना चाहती हो, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। मैं प्रभात को भूली नहीं हूं। सुनो, तुम सुनती नहीं। तुम कहां गई? अरे, यहां तो कोई नहीं है। मैं कितनी पगली हूं। सोचते सोचते इतनी ध्यानमग्न हो गई कि चेतना ही गंवा बैठी। लेकिन कुछ भी हो, उसने ठीक ही कहा था।
मैं प्रभात को भूली नहीं हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ, विवाह करना चाहती हूँ। तब तक कर लेना चाहिए था। कर लेती तो आज ये समस्या क्यों उत्पन्न होती। उनके नाटक बहुत पसंद किए जाते थे क्योंकि एक तो उनकी भाषा बड़ी सरल होती थी, पात्र बड़े सजीव होते थे और वो प्रयोग भी करते थे नए नए तरह के। इस प्ले में जो मैंने किया, इसमें उन्होंने उपचेतना जो सबकॉन्शियस है उससे बातचीत की है नायिका ने। उसका अभिनय मैंने किया था जो मुझे अभी तक याद है। तब तक बहुत लोग नहीं आए थे लिखने वाले के लिए। अब मैं सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर लिखता था। नया भारत के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुआ उस ज़माने में, और इस तरह से रेडियो से मेरा जुड़ना हुआ। और फिर जुड़ना हुआ तो वो ऐसा जुड़ना हुआ कि मैं सर्विस में नहीं था, लेकिन सारा काम चार्ट बनाना है, क्या करना है, हम सब लोग मिल कर इसी कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हैं, गोपाल दास, मिस कॉल, मिस शर्मा, यहाँ हम आते थे, खन्ना आते थे, और किताबें निकाल करके, अखबार निकाल करके ये लिखना है, ये करना है, यहाँ हम प्रोग्राम बनाया करते थे। चलिए, रेडियो जैसे हमारा अपना घर था, स्टूडियो में बैठ कर लिखते थे ड्रामा, ये सब एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर था, जो एटमॉस्फेयर 47 से लेकर के अब मेरा ख्याल है कि अधिक से अधिक 55-56 तक वो रहा। उसके बाद तो दुनिया बदल गई थी। तो मैंने इतना लिखा, मैंने जो बता रहा हूँ, जो बात हुई कि मेरे सामने प्रश्न था रोज़ी रोटी का, लेकिन उस समय में 300 रुपये महीना रेडियो से कमा लेता था। 47 में 300 रुपये कमा लेना बहुत बड़ी बात थी। तो जो देश बटा और रक्तपात हुआ, सारा भयानक स्थिति हुई, लेकिन उस सारी स्थिति ने मुझे एक जीवन दिया। एक अजीब संयोग, पैराडॉक्स जिसे कहेंगे है, क्योंकि हम तो उन्हीं की तरफ थे सारी तरफ, लेकिन प्रश्न ऐसा बन गया कि मैं जम गया दिल्ली में। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विष्णु जी, साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जिसमें आपने नहीं लिखा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लिखा तो मैंने ज़रूर है, कविता भी लिखी है, समीक्षा भी की है, लेकिन मैं अपने को समीक्षक और कवि नहीं मानता। मैं तो मूलतः अपने को कथाकार मानता हूँ। नाटक मैंने लिखे, और नाटक भी तो कथा ही है ना, रंगमंच से कही गई कहानी नाटक है। मैंने जीवनी लिखी, ठीक है, वो कल्पना उसमें नहीं होती है, लेकिन कथा ही है वो भी। शरद चंद्र की जीवनी जो है, उसको अब क्या कहेंगे, उसको लोग उपन्यास ही कहते हैं। इसलिए मूलतः मैं कथाकार हूँ। बाकी मैंने सब विधाओं में लिखा, कुछ अपने मन से लिखा, कुछ में लिखने के लिए विवश हुआ। विवश होने का मैं उदाहरण दूँ, जैसे मैं आकाशवाणी से जुड़ा, और जैसे मैंने कहा कि जिस समय जुड़ा वो बड़ा आपातकालीन स्थिति थी, और लोग लिखने वाले मिल नहीं रहे थे, नहीं जी, बहुत कम लोग थे हिंदी के यहाँ। तो हमको हर विधा पर रूपक लिखना है, नाटक लिखना है, वार्ता लिखनी है, विद्यार्थियों का प्रोग्राम है, बच्चों का प्रोग्राम है। अब आप कहेंगे कि बाल साहित्य में लिखा। अब बाल साहित्य के लिखने का मूल कारण आकाशवाणी है। इससे पहले मैंने लिखा होगा एक आध नमूना यूं ही। बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है आपने। क्या नाम है आपका बेटा? पहले टॉफी। लो। मेरा नाम गजनंदन लाल है, पापा का नाम जगनंदन लाल है, मम्मी का नाम कमला लाल है। हम लालगंज में रहते हैं। वाह, आप तो बड़े होशियार हैं। बाबा कहते थे मैं गणेश हूँ, पहले मैं मोटा था। अच्छा, पहले ये बताइए। बाबा यह भी कहा करते थे मैं हाथी का बच्चा हूँ, जब तक हाथी के पेट में कुछ ना डालो वो बोलता नहीं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना टॉफी लिए कुछ नहीं बताएंगे। इस चार्ट पे ये वाली जो चिड़िया है, ये कौन सी है? आपको इतना भी नहीं पता, ये कौवा है। अच्छा, ये बताइए इस चिड़िया का रंग क्या है? पहले टॉफी। लीजिए। इनके जैसा। अच्छा बेटे,
आप इन ब्लॉक से कुछ बना सकते हैं? ये मीनू का घर, ये टीनू का घर, और ये मेरा। ठीक है, ये लीजिए, एक टीनू की, एक मीनू की और एक आपकी। एक टीनू की, एक मीनू की और एक मेरी। अच्छा एक बात बताइए, आपको घर में मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं? मैं भी मम्मी पापा को प्यार करता हूँ। कैसे? पासा। लोक साहित्य पर साहित्य अकादमी ने एक सेमिनार किया जोधपुर के से आगे जाकर एक गांव में, बुरांदा गांव है। तो आदमी वहाँ कम पहुँचे, तो मैं चूँकि वो हूँ, कन्वीनर तो हुई हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। तो चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, आप एक निबंध लिख कर लाइए, लोक साहित्य क्या है। अब मैं बहुत घबराया, लेकिन अचानक मुझे सूझा कि अरे मेरे तो जीवन ही लोक साहित्य से शुरू हुआ है। मैंने परदादी ने मुझको जो कहानियाँ सुनाई, और इस एक कहानी ने मुझको आज तक आक्रांत किया हुआ है। कहानी तो पूरी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन सीधी सी बात है, एक राजकुमार बाहर जाता है, उसको आदेश होता है कि बेटा पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्खन मत जाना। अब वो दक्खन ही जाता है, और दक्खन तो हमारी यमलोक की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। तो वहाँ उसको बड़ी आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। बीच में पता लगता है एक दानव है, एक किला है, किले में राजकुमारी है। अब वो बढ़ता चला जाता है, कुछ लोग सहायता करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, अंततः वो किले में पहुँचता है। राजकुमारी कहती है तुम्हें खा जाएगा ये। फिर राजकुमारी से उसका प्रेम हो जाता है। दानव कहाँ की, उसकी जीव, उसका जो जीव कहाँ पर है, वो एक तोते के अंदर है, तोता 7वीं कोठड़ी में है। वो सारी कहानी जो मैंने सुनाई मेरी परदादी ने, तो अनकॉन्शियस चल रहा मैंने मतलब जो कंप्यूटर तो आज आया है, लेकिन हमारे मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर बहुत गहरा कंप्यूटर है, वो मेरे गहरे कंप्यूटर में बैठ गई और निरंतर मुझको वो पागल करती रही। तो मैं जो आवारा हूँ, घूमता हूँ और ये इस तरह की कथाएं लिखता हूँ, तो ये एक कहानी ने मुझे कितना पलट दिया। फिर दूसरे आर्य समाज से मेरा संबंध हुआ तो उसका प्रभाव हुआ, गांधी जी संबंध हुआ तो गांधी जी से प्रभाव हुआ। कहाँ आर्य समाज, कहाँ गांधीवाद, कहाँ साम्यवाद। मैं सोचता हूँ कि जब तक लेखक में ऐसे समाहार की शक्ति न हो, तब तक वह अपना ऐसा विराट विस्तार नहीं कर सकता। न वह नाटककार हो सकता है, न कथाकार हो सकता है, न कवि हो सकता है। विष्णु जी का एक और पक्ष है, अद्भुत पक्ष है, और वह है एक सैलानी का, पर्यटक का, विशेषकर हिमालय का आकर्षण। स्वामी जी विष्णु जी को हिमालय के दर्शन आपने ही करवाए हैं, तो उन दिनों को याद करते हुए उनके यायावरी के बारे में कुछ बताइए। विष्णु जी से अनायास ही गंगोत्री में मिलना हुआ। अपने पत्रकार बंधुओं के साथ 1958 में गंगोत्री आए थे और मेरा एक झोपड़ी में आकर के कहने लगे, स्वामी जी गंगा का उद्गम गोमुख की दर्शन करना है और वहाँ के जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो सृष्टि है उसको भी अवलोकन करना है। मैं उस समय उन पत्रकार बंधुओं को, विष्णु जी को लेश मात्र भी नहीं जानता था। हाँ ठीक है, मैं यात्रा कराऊंगा, लेकिन अच्छे कार्यों में विघ्न बाधा उपस्थित होना स्वाभाविक है। वहाँ के पंडे और पुलिस तंग करने लगे, आप बड़े लोग हैं, पंचनामा बनना होगा, मार्ग है नहीं, जो भी जाते हैं कोई लौट के नहीं आया। वो जो सुंदरानंद है वो घूमता रहता है, लेकिन साधु है, उन पर क्या विश्वास किया जाए। लेकिन मैं शाम को गया, सभी उनके मित्रों से मिला। मैं चलता हूँ कल सुबह आप लोगों के साथ, मेरे साथ चलिएगा। 7 जनों की टोली लेकर के चला। हिमानी नदियाँ हैं, ऊबड़ काबड़ है,
उसको पार करना इतना आसान नहीं था। बर्फ़ में जल में कोई अंतर नहीं। उस दुर्गम घाटी को, नदी को पार करके गंगा का उद्गम स्थल जो चिर सनातन हिमालय से आद्या शक्ति भगवती भागीरथी जल रूप धारण कर रही है, उस स्थान पर हम लोग लगभग 9 बजे पहुँचे। पहुँचते ही विष्णु जी उस दृश्य को, उस अलौकिक सृष्टि को देख करके आश्चर्य में स्तब्ध रह करके अपलक नयनों से देखते ही जा रहा था। कभी ऊपर देखता, कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, उन सभी जितने पर्वत हैं उनका सबका परिचय प्राप्त करता है। अपने एक छोटी सी डायरी में लिखते ही जा रहा था। हमारे साथ एक साधु थे सुंदरानंद जी, वो ऊपर से आ रहे थे, उतर रहे थे, और ऐसा मालूम होता था कि हवा में तैरते हुए आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा पत्थर था। सुंदरानंद जी ने समझा को पत्थर जमा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर उन्होंने पैर रखा, लेकिन वो पत्थर जमा हुआ नहीं था। जैसे उन्होंने पैर रखा वो पत्थर ऊपर से गिरा। विष्णु जी उस रास्ते से नीचे उतर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि ये पत्थर है, अब जाकर विष्णु जी से टकराएगा और विष्णु जी और ये पत्थर दोनों सीधे भागीरथी में जाएंगे। परिणाम उसका ये हुआ कि जिसको ईश्वर बचाता है उसको कोई मार नहीं सकता। वो पत्थर ऊपर से जाकर पहाड़ से ही टकराया और टकराकर चूर चूर हो गया और विष्णु जी के सिर के ऊपर होकर निकलकर और भागीरथी में जाकर गिर गया। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। इससे जब उस यात्रा के बारे में मैंने लिखा तो मैंने लिखा कि हमारी टोली में एक था कोई जो अदृश्य रूप में बाहें फैलाए हमारे साथ चल रहा था, वो थी मृत्यु। हिमालय में बहुत घूमा, बहुत घटनाएं मुझे याद हैं, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्थान पर आकर हम रुक गए, क्योंकि जहाँ से हमें जाना था वहाँ पहाड़ से पत्थर बहुत गिर रहे थे, निरंतर बौछार हो रही थी। हम ठिठ के 2 हम थे साथी। पीछे से एक पहाड़ी आया, उसने पूछा आप लोग कैसे खड़े हैं? मैंने कहा साहब देखते नहीं ये पत्थर गिर रहे हैं, हम कैसे उधर जाएं? तो उस आदमी ने कहा कि साहब पहाड़ में पत्थर का काम गिरना होता है, आदमी का काम चलना होता है। और ये कहते हुए वो पत्थरों के नीचे से निकलता चला गया और अनायास हम दोनों उसके पीछे निकलते चले गए। इस एक घटना ने जीवन पर कितना प्रभाव डाला ये आप सोच सकते हैं। एक बार मैं और मेरे मित्र महाराष्ट्र में पुरानी बौद्ध गुफाएं देख रहे थे, कारला भाजा की गुफाएं जो पहाड़ की चोटी पर बनी हुई हैं। अचानक दोपहर हुई, प्यास लगी, भूख भी लगी, तो हमने सोचा कहीं जाना चाहिए, कहाँ जाएं? तो देखा एक तरफ धुआं उठ रहा है, तो जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी, आग होगी तो मनुष्य होगा। इस लिहाज से हम उतरते चले गए और सचमुच हमने देखा कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में आगे कुछ किसान बैठे हुए हैं। अंदर एक बुढ़िया कढ़ाई में दूध गर्म कर रही है। मैं दूध का बहुत शौकीन था, बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि माता जी हमको कुछ आप दूध दीजिएगा। तो वो तुरंत बोली आज गणेश चतुर्थी का दिन है, आज हम दूध नहीं बेचते। हम लोग बड़े निराश हुए और झोपड़ी से बाहर आने लगे। जैसे ही झोपड़ी से बाहर आए तो वो महिला दौड़ती हुई आई, आइए आइए आपको कितना दूध चाहिए, क्षमा कीजिए मुझे। तो मैंने कहा कि ये क्या आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ ये? तो मेरे मित्र ने, जो मराठा मित्र, उसने कहा कि आपने देखा नहीं वो किसान बैठा हुआ था, उसने एक दोहा पढ़ा था कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो ये दोहा सुनकर ये बुढ़िया विचलित हो गई और इसने कहा कि नारायण मेरे घर में आए थे और मैं उनको भूखा लौटा रही हूँ। तो बुढ़िया ने हमको बिठाया, दूध पिलाया और दूध के पैसे भी नहीं लिए। जो विष्णु जी के मन में जो स्त्री की छवि है वो क्यों है, और ये भी है कि जो पुस्तकें अभी भी जिसकी प्रामाणिकता हमें अब मिली उनके उपन्यासों से, कि जो उन्होंने चरित्र दिए जिसमें हमेशा एक गरिमावान, एक आदरपूर्वक ऐसा चरित्र, और ये नहीं कि वो आधुनिक नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ कुछ समझ में हमारे आई जब हमने उनके घर सुशीला जी से मिले, और मुझे ये लगा कि वो कितनी ज़्यादा मतलब स्नेहिल तो है ही हैं, लेकिन ये है कि लोग उनके विष्णु जी के घेरे से परे ना जा पाएं, इसकी चिंता उन्होंने कितनी उनके जीवन में की। नारी मेरे मन में
एक बहुत ऊंचे स्थान पर आई, तो उसका बीज कहाँ से शुरू हुआ था? वो मेरी माँ से शुरू हुआ था कि मेरी माँ पहली पढ़ी लिखी औरत थी, मेरे घर आई, पहली महिला थी जिसने पर्दा खोला था और हमको इसने बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। अगर मेरी माँ ऐसा न करती तो शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं होता। उसके बाद जो मेरी शादी हुई वो बहुत लंबी कहानी है शादी की, एक वो रहस्य रोमांच का उपन्यास है वैसे वो, लेकिन अंततः शादी हुई। तो मैं चाहता था किसी मुसलमान या किसी अछूत से शादी करना, लेकिन उसके लिए मेरी माँ ने मुझे आज्ञा नहीं दी। और चूंकि माँ का मैं बनाया हुआ था इसलिए मैंने अंततः कहा कि माँ देखो ऐसा है, शादी तो मैं अब नहीं करूँगा, तुमको बहू चाहे तो ले आओ। यही सब थे मेरे। तो वो एक बहू ले आई। ये एक अजीब संयोग है कि वो बहू जो है मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। मेरा उनका जो बहुत ज़बरदस्त पारिवारिक संबंध था, उनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई उस समय मेरी पत्नी भी बहुत सख्त बीमार थी, लेकिन फिर मैं समय निकाल के गया और तब मैंने उनको देखा। तो वो तो देखने से संबंध रखती है बात। किस प्रकार से उन्होंने कहा भी बाद में मुझसे कि अक्षय भाई मैं तो जो कुछ हूँ 3/4 मैं तुम्हारी भाभी के कारण हूँ और 1/4 अपने बड़े भाई के कारण हूँ। तो उनका जो परिवार का प्रेम और हमारे जैसे लोगों के प्रति परिवार का प्रेम जो उनका है वो एक ख़ास बात है और एक ख़ास घटना है जो सबके जीवन में रहेगी। झूमेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम डिस्को डांडिया। झूमेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम डिस्को डांडिया। संयुक्त परिवारों की जो परंपरा थी उसका सुख आज भी इनका सारा परिवार 2-3 महीनों के बाद दिल्ली के इंडिया गेट में आकर मनाता है। इसमें बेटी, बहुएं, बेटियां, दामाद, नाती पोते, पोतों की नवेली बहुएं और बच्चे सभी इकट्ठे होते हैं, एकाकार हो जाते हैं। हमारा जो परिवार था वो एक संयुक्त परिवार था। आप समझिए कि 30-32 आदमियों का एक संयुक्त परिवार था। तो उस परिवार में रहते रहते उस परिवार के उत्तरदायित्व को संभालते हुए भी उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मध्यम श्रेणी के परिवार में जिस ढंग से हम लोग रहते थे या जितने कमरे थे उसके हिसाब से वो ऐसा एकाग्रचित्त और तन्मय होकर लिखते थे कि हम लोग उनके पास से गुजर जाते थे, शोर भी मचता था, बच्चे भी थे, लेकिन उनका लेखन कार्य अबाध गति से चलता चला जाता था। और उसी संघर्ष के अंदर इतना बड़ा साहित्य निर्माण उन्होंने किया। और आज भी जिस साहित्यकार को एकांत मिलना चाहिए या वो कहीं ऐसी जगह पर बैठकर निर्माण करे जहाँ बिल्कुल शांति हो, वो भी उनको प्राप्त नहीं है। आज भी गृहस्थी के अंदर सुबह से शाम तक लोग बाग उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उसमें भी वो लिखते चले जाते हैं। सुबह आप समझिए कि 5:30-6 बजे वो उठकर वो अपने आसन पर बैठते हैं और उस पर बैठे हुए सोचते रहते हैं और लिखते रहते हैं। मिलने वाले आते हैं, समय मांगते हैं, उनको झुंझलाहट थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर उनको वो बड़े आदर के साथ बैठा के उनसे बातचीत करते हैं, साहित्य के संबंध में बात करते हैं। उनकी परेशानियां कुछ लोगों की होती हैं, उनमें ऐसे भी आ जाते हैं छात्र और छात्राएं। अंकल मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बेटा, नमस्ते। आइए नमस्ते। कहाँ से आ रही हो बेटा? स्कूल से। क्या क्या पढ़ती हो? सब, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। मेरी कहानियाँ पढ़ी हैं आपने कुछ? हाँ जी, आपकी कहानियाँ भी पढ़ी हैं और अच्छी भी लगी हैं। अच्छा, तो कभी लिखने को मन भी करता है? नहीं, स्कूल के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, टेस्ट, बाकी होमवर्क, इन्हीं सब से फुर्सत नहीं मिलती। और आप तो इतनी कमेटियों में हैं, आप हमारा सिलेबस कम क्यों नहीं करवाते? ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि किताबें इतनी बढ़ गई हैं कि उनको गिनना ही मुश्किल हो जाता है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर देखिए, कोशिश करेंगे। अच्छा जी, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। अच्छा मेहता, तो फिर आना। हाँ जी। हम दोनों भाई बचपन में मीरापुर में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। क्योंकि वहाँ प्राइमरी स्कूल से ऊपर कोई स्कूल नहीं था, इसलिए हमें उसी में पढ़ना पड़ा था। लेकिन इसी बीच में हमारे मामा जी वो जो हिसार में रहते थे वो आए, कहने लगा चलो तुम मेरे साथ, हम तुम्हें वहाँ हिसार में पढ़ाएंगे। तो हम दोनों भाई उनके साथ सन 24 में हिसार चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने हमें स्कूल में भर्ती करा दिया। अब जो है हम दोनों भाई जो हैं
वहाँ पढ़ते थे, दोनों एक साथ मामा जी के पास रहते थे और उसमें जो है आपस में लड़ाई भी होती थी, हम पिटते भी थे एक दूसरे से और जो है स्कूल में जो है खेलने में जो है सब इसी तरह से चलता था। ये हमें अच्छी तरह से पढ़ाते भी थे और ये आर्य समाज में भी काफ़ी वो करते थे और शादी वगैरह की भी वो करते थे। इनका जो सोशल जो वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लिखने का भी काफ़ी ये वो करते थे। ऑफिस से आने के बाद भी लिखने का काम बहुत करते थे। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने उनको शुरू से ही तपस्वी की भांति शांत मन से काम करते देखा है। चाहे उनके पास कितने ही लोग क्यों ना आए और कितना ही उनको परेशानी भी होती है, आने से लोगों के यही बैठने की जगह है और यही उनके काम करने का स्थान, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी परेशान होते नहीं देखा। एकाग्र मन से वो यहाँ पर काम करते रहते हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करना और उनके साथ बैठना। मैं आवारा मसीहा कभी नहीं लिख पाता अगर मेरी पत्नी ना होती या मेरे भाई लोग या संयुक्त परिवार ना होता। ये नहीं कर पाता कभी मैं। हमेशा उसकी ये प्रेरणा करी थी कि मैंने एक लेखक से शादी की है, इसलिए अब देखिए संयोग है उसकी शादी के तुरंत बाद ही 1-1.5 साल में ही वो पुलिस का धावा हुआ, निकाल दिया गया और वो इस बात से बहुत प्रसन्न थी। जब भी मैं इस्तीफ़ा देता था कहती थी बहुत अच्छा किया, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। रेडियो से नौकरी छोड़ी तब भी, जो महामंडल की बात छोड़ी तब भी कहती है इसमें क्या रखा ना, क्यों जी जलाते हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम भी पढ़े लिखे हो, दोनों स्कूल खोल लेंगे। तो इतना बड़ा प्रोत्साहन अगर मिल जाए अपनी पत्नी से तो आदमी क्या नहीं कर सकता। कहते हैं एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने शरत चंद्र चटर्जी से कहा था, शरत तुम अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? शरत बाबू का उत्तर था, गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। अपनी आत्मकथा तो भले ही उन्होंने नहीं लिखी, पर अपने पूरे लेखन में वो हर जगह खुशबू की तरह मौजूद है। इसी खुशबू और पराग के सहारे शरत बाबू की जीवन गाथा का जो मधु संचय विष्णु जी ने किया, उसने रूप लिया आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा में शरत चंद्र के साथ जीने का सुख हर पाठक को मिल सकता है। हर गली, कूचा, बाजार, शाहराह, बाग, फूल, पौधे, दुख सुख, स्त्री के हर रूप का दीदार इसमें हो सकता है। कौन से चित्र हैं जो शरत ने नहीं उकेरे? आवारा मसीहा एक पुस्तक नहीं, जीता जागता मनुष्य है जो अमर है। हम जहाँ बैठे हैं इसका अधिकतर भाग तो इसी कमरे में लिखा गया, या कमरे के बाहर जो छोटी सी छत है उस पर बैठ कर मैंने इसको लिखा। और भी कई ऐसे स्थान हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कानपुर में मैं अपने बेटे के पास जाता था, वहाँ लिखता था, या बीकानेर में भी इसका अंतिम प्रकरण जो है या अंतिम रूप से इसको जो मैंने समाप्त किया वो बीकानेर में किया। शरत साहित्य के प्रकाशक नाथुराम प्रेमी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के स्वामी, उन्होंने पूरा शरत साहित्य लगभग 45 भागों में छापा। वो चाहते थे कि 200 पृष्ठ की छोटी सी जीवनी लिख दी जाए एक 46वें ग्रंथ के रूप में। न जाने कैसे, मैं नहीं जानता क्या कारण था। उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु जी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो जीवनी जानता नहीं लिखना, मैंने लिखी नहीं, मैं तो नाटक कहानी लिखता हूँ, पहले कोशिश कीजिए। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैंने इनकार कर दिया। ये बात 1957 की है, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, जब भी वो मुझे मिलते 58, 59 आया, मुझे बराबर कहते रहे। तब मैंने सोचा कि शरत मेरे सबसे प्रिय लेखक हैं। अपने प्रिय लेखक के बारे में जानने की इच्छा
स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि बंगाल के इतने बड़े राइटर हैं, उनकी जीवनियाँ बांग्ला भाषा में काफ़ी होंगी। तो प्रेमी जी भी इतना कह रहे हैं और मेरे भी मन की बात है, तो मैंने हाँ कर दी उनको और ये कहा कि आप मुझे कुछ सामग्री दे दीजिए। ये कहने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि बांग्ला भाषा पढ़नी शुरू की। तो मैंने निश्चय किया कि मैं भागलपुर जाता हूँ, जहाँ उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा समय अपना बिताया, पढ़े लिखे। पैदा तो वो बंगाल के गांव में हुए थे। तो मैं भागलपुर पहुँचा और वहाँ भी मुझे जो पहला अनुभव था वो बहुत ख़राब था। जिसके पास भी जाता सब नाराज़ होते कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो, कैसे गुंडे बदमाश की ज़िंदगी के हालात लिखोगे तो लोगों को और गुमराह करोगे, छिड़े दाओ ओपिनियन की हुए ऐसे करें। एक साहब बहुत नाराज़ हुए, बोले टेक इट फ्रॉम मी, आई वोंट टेल यू एनीथिंग। लेकिन इसी बीच में मैं हारा नहीं, बल्कि मैं इस चुनौती से और ताकतवर हुआ। मैं और लोगों के पास गया तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझा और कुछ बातें बताई जो लगता था कि सही हो सकती हैं। फिर एक जज सामने मिले, उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो तो गंगा जल थे, लोग उनको पहचानते नहीं थे। बचपन में वो यहाँ आते थे, फुटबॉल का मैदान है, लोग फुटबॉल खेलते थे, श्रीकांत में उसकी चर्चा आती है उस फुटबॉल मैदान की। लेकिन वो बैठकर हम बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे और कहानियाँ सुनाते सुनाते पूछते कैसी लगी। तो हम बच्चे थे, कहते बेश बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब बड़े हुए तो हमने वो कहानियाँ पढ़ी तो हमें लगा ये तो वही कहानियाँ हैं जो हमको बचपन में सुनाया करते थे। तो इस तरह से ये मेरी यात्रा भागलपुर से आरंभ हुई। मैं मुजफ्फरपुर गया, वहाँ से फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर मैं रंगून गया, रंगून क्या इंडोनेशिया तक में गया, क्योंकि सुमात्रा में उनके पात्र थे। तो मैंने एक निश्चय कर लिया था कि इनके उपन्यासों के जितने पात्र जहाँ जहाँ हैं उन सब जगह मैं जाऊँगा। मैं उन सब कमरों में गया जहाँ उनके किसी विशेष नारी पात्र ने क्या काम किया था। मैं उन वृक्षों की तलाश में गया जिनकी उन्होंने चर्चा की है, जिसके नीचे बैठकर मुसलमान रामायण पढ़ता था जो श्रीकांत में आता है। वो सारे मैंने दृश्य देखने की कोशिश की। ये सब करते करते जो मुझे 14 साल लग गए, तो इस पर दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी एक दिन कि किसी ने कहा उनसे कि देखो ये विष्णु जी की पत्नी है, परिचय कराया मेरी पत्नी का किसी सभा में। तो दिनकर जी ने कहा कि आवारा मसीहा लिखने का जो क्रेडिट है वो तो इस नारी को है। मुझे ही लगा ही नहीं कि वो विष्णु जी का लिखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे शरत बाबू खुद लिख रहे हैं। वही भाषा शैली, वही शब्दों का तोड़ फोड़, वही आप ये देखिए कि एक बार तो पढ़ के ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, शरत बाबू क्या स्वप्न में आते थे इनके पास। वही भाषा शैली आप देखिए उसमें आवारा मसीहा में। बल्कि कुछ लोगों का नहीं, बंगालियों के दिल में इस बात का कष्ट था शुरू में कि बंगला में इतना बढ़िया उनकी जीवनी नहीं लिखी गई, बल्कि वो तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे आत्मकथा लिखी जा रही हो। उनके सामने दो पक्ष उभरे शरत के, एक मसीहाई पक्ष, एक आवारा पक्ष। आवारा पक्ष वो जो शरत को किन्हीं भी नैतिक मूल्यों से न बांध सका, और साहित्यिक पक्ष वो जो उनकी रचनाओं के रूप में आता है। और स्वयं विष्णु जी मेरी दृष्टि से कहीं पर्यटक रूप में एक अनोखे आवारा भी रहे हैं। वे नहीं बंधे हैं, शायद वे नहीं बन सकते थे, और ऐसा ही व्यक्ति शरत पर लिखने का अधिकारी हो सकता था। शरत के नारी पात्रों को लेकर हिंदी साहित्य में एक बहुत भ्रम फैला हुआ है। बहुत आसानी से हम शरत को भावुक कहकर और उसके सारे नारी पात्रों को भावुक कहकर या आदर्शवादी या अयथार्थ बताकर उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि लगभग एक शताब्दी पूर्व जब शरत ने लिखना शुरू किया था, तब उसने जिस नारी पात्र की कल्पना की थी या अपने नारी पात्र के मुख से जो कुछ कहलवाया था,
वह कहना शायद आज की नारी के लिए भी उतना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं श्रीकांत की अभया को ले सकता हूँ। अंत में अभया एक प्रश्न उठाती है कि विवाह के मंत्र तो स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन समाज में वे लागू होते हैं केवल पत्नी पर। ऐसा क्यों होता है? आप क्या किसी अभया नाम की स्त्री को जानते हैं? अभया? आपको कैसे पता चला? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आपका पता लगा लिया हो और भरण पोषण के लिए इसी फर्म में दरख्वास्त दी हो? ओह सर, जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि एक समय वो मेरी स्त्री थी। अब कुछ नहीं सर, अब तो मैं उसका त्याग करके चला आया हूं। उसका अपराध? ये बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती सर। कुटुंब की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और फिर आप तो मेरे अपने हैं सर, आपको बताने में मैं कोई लाज नहीं रखता। सर, वो एक बदचलन औरत है। मेरा यहाँ और कौन है? बड़ी कोशिश के बाद रेलवे से पता चला कि 2 वर्ष पहले मेरे पति को किसी घोर अपराध में निकाल दिया गया था। उसके बाद वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। आपको पता है? कहाँ है वो? मेरी फर्म के प्रोम ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वहां भी लकड़ी चुराने के अपराध में सस्पेंड किए जा चुके हैं। केस मेरे पास है, मेरे पास आए थे। पहले तो अगड़े रहे, बाद में सब कुछ स्वीकार कर लिया। और नौकरी छूट गई? नहीं, अभी नहीं छूटी। आप चाहे तो छूट भी नहीं सकती। मैं चाहूं तो? हाँ। क्या करने को कहते हो मुझे? कहता नहीं, पूछता हूं। आप उसे माफ कर सकेंगी? कर सकूंगी। अगर आपको साथ ले जाना चाहे तो जाएंगी? नहीं जाऊं तो मेरे लिए रास्ता ही क्या है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तू इतना भी नहीं जानती कि तू एक हिंदू स्त्री है, और हिंदू स्त्री अपनी पति की अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तू मेरी अनुमति के बगैर रोहिणी को लेकर यहाँ आई कैसे? मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इस सब कुछ जानने का अधिकार तुझे किसने दिया? ये क्या? ये मेरे पति धर्म का छोटा सा पुरस्कार है। वो मेरे पति हैं और मैं उनकी विवाहिता स्त्री। इसी बात की जरा सी बानगी है ये। पर ये सब हुआ कैसे? कैसे क्या? पहले तो उन्होंने मुझे पोस्ट मास्टर के घर रखा, फिर अनेक प्रकार के भुलावे देके घर ले गए और जवाब तलब किए कि मैं यहाँ क्यों और किस अधिकार से आई। मेरा अनापराध था और अपराध का दंड। आपका वहां से चले आना अन्याय हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इस किंतु का ही विचार मैं आपसे जानना चाहती हूँ श्रीकांत बाबू। मैं जानना चाहती हूँ कि पति अगर एकमात्र बेंत के जोर से पत्नी के सब अधिकार छीन लेता है और उसे अकेली अंधेरी रात में घर से बाहर कर देता है, तब भी क्या विवाह के वैदिक मंत्रों के जोर से उसमें पत्नी के कर्तव्यों की जिम्मेदारी बनी रहती है क्या? उन्होंने भी तो मेरे साथ उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया था, किंतु वो उनकी इच्छा पर जरा सा रोक न लगा सकी। ये सारा बंधन मुझ स्त्री क्या मेरे लिए ही है? एक दिन मेरे द्वारा विवाह के मंत्र बुलवा लिया जाना, क्या यही मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है? मेरा और कोई अधिकार नहीं, पत्नी होने का अधिकार नहीं, मां होने का अधिकार नहीं, समाज, संसार, आनंद, क्या किसी पर कुछ अधिकार नहीं? शरद बाबू की नारियों की एक विशेषता में और आपकी ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ।
उनके किसी भी उपन्यास में कोई भी नारी पुरुष पर निर्भर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो स्वयं काम करती हैं। धन्य हैं वो लोग जो कई बहारें देखने के बाद भी अपना बचपन बचा ले जाते हैं। इस बचपन की झलक विष्णु जी में मौजूद है। प्रतिष्ठित लेखक हों या उभरते हुए लेखक, सभी विष्णु जी से समान स्नेह करते हैं। ठीक 5 बजे जैसे कोई महबूब से मिलने जाता है, उसी आतुरता से विष्णु जी दिल्ली में मोहन सिंह प्लेस के कॉफी हाउस में जाते हैं। 5 बजे के इस समय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कई मिलने वाले विष्णु जी को यही मिलते हैं। कॉफी हाउस की खुली छत पर दिल्ली की हवाएं, सरगोशियां, कॉफी हाउस कल्चर, दुआ सलाम और कुशल मंगल के बीच लगते हैं उन्मुक्त ठहाके। पुराने लोगों में से विष्णु जी अकेले ऐसे आदमी मुझे दिखाई देते हैं जो नई और पुरानी पीढ़ी दोनों के बीच में इतने गहरे अंदर तक धंसे हुए हैं। जो लोग उनको ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं हिंदुस्तान भर में, वो शाम के वक्त अगर उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो कनॉट प्लेस में, कॉफ़ी हाउस में या मोहन सिंह प्लेस में आज भी उन्हें ढूंढने जाते हैं। जाहिर है कि इतनी नियमितता कोई एक आदमी नई पीढ़ी से मिलने के लिए बरत सके और वहाँ उनके बीच में बैठ सके। कई बार तो ऐसा है कि बड़ा अशोभन स्थितियों में भी विष्णु जी की उपस्थिति जो है वो उसको एक तरीके से संतुलित करती है। मीरापुर अपनी जन्मस्थली पर विष्णु जी हमेशा एक बालक की तरह स्वच्छंद और निश्चल बन जाते हैं। सामने आ खड़ा होता है अतीत हैरान बच्चे की तरह, और तब विष्णु जी उसकी उंगली पकड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन जो सिर्फ रास्ता ही रास्ता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आधुनिक हमारे युग में जो प्रगति भी क्षेत्र में हुई है हिंदी के साहित्य के, उसमें बहुत इन्हें गिने लोगों का जो कुछ हाथ है, उनमें से एक विशिष्ट मेरे चचा हैं विष्णु प्रभाकर जी। आज इस कटरे का 2 नाम मशहूर हैं, रामलीला कटरा क्योंकि रामलीला यहीं पर होती है, और स्वराज कटरा क्योंकि स्वाधीनता के लिए जितने भी बड़े बड़े काम हुए वो इसी कटरे में हुए। इसी कटरे में मैंने अपने आप भारत के उन महान नेताओं के भाषण सुने हैं जिन पर आज सारी दुनिया गर्व करती है। पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सत्यमूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, और न जाने जितने उस समय के महापुरुष थे वो यहाँ आते थे और जनता को जगाने के लिए भाषण दिया करते थे। मुझे वो भी एक दिन अच्छी तरह याद है जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे। हालांकि मैं सरकारी नौकर था, लेकिन उनको जो मानपत्र दिया गया वो मानपत्र मैंने ही लिखा था। जीवन के इन अंतिम क्षणों में एक बार फिर उन पुरानी बातों को याद करना एक अद्भुत रोमांचक अनुभव है, एक अद्भुत अनुभूति है। उस अनुभूति को शब्द नहीं दिए जा सकते, उसको अनुभव ही किया जा सकता है। और जब मैं आपके सामने ये शब्द कह रहा हूँ तो मेरे सामने वे सारी मूर्तियाँ एक एक करके गुजर रही हैं मेरी आँखों के सामने से, सारे दृश्य, जैसे मैं फिर से उस जीवन को जी रहा हूँ। से मिलकर के परिवार के साथ आज मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। मैं अनुभव ऐसा करता हूँ कि मेरा वही साथी जो छोटा साथ हम रहते थे और वही मेरे साथ मिलने के लिए आ गया है। मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने जब यहाँ पर कहानी लिखनी शुरू करी तो मुझे भी राजनीति में चस्का था और ये भी कहानियाँ लिखते थे तो CID वाले इनके पीछे लगे रहा करते हर वक्त। कभी इनकी तलाशी होती थी, कभी कुछ होता था। कभी ख्याल नहीं हो सकता था कि इतनी पिछड़ी हुई जगह के अंदर, इतने छोटे से वक्फे के अंदर बहुत अच्छा
साहित्यकार पैदा हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी लेखक अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में सही सही बता सकता है, क्योंकि जिस समय वो लिख रहा होता है उस समय वहाँ होता है जहाँ से उसको अपनी भी खबर नहीं आती। मेरी जितनी कहानियाँ हैं या नाटक हैं या और भी रचनाएं हैं, वो अधिकतर या कहूँगा कि लगभग यथार्थ पर आधारित हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो सर्जक होता है वो कहीं भी बंधकर नहीं रहता, वो अपने बस में भी नहीं रहता, और उसकी अच्छी रचना वही होती है जो जिसमें वो पात्रों का निर्माण नहीं करता, बल्कि पात्र उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। ये रास्ता ही रास्ता है, इसलिए हमें मंजिल की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सत्य से महत्वपूर्ण है सत्य की खोज। मैं अपने अंतिम जीवन की इन घड़ियों में इसी निर्णय पर पहुंचा हूं और इसी दृष्टि से अब मैं लिखता हूं। मेरी जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय कहानी हुई धरती अब भी घूम रही है। पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। हमारे पास 50 रुपए हैं। आपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ा है। लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है। महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने खाली 20 रुपए की रिश्वत ली थी। रुपए थोड़े हो तो मैं 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूँ। 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूँ। आपके पास रह सकती हूँ। रटे हुए पाठ की तरह एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे तो न जाने हमारे कथाकार को क्या हुआ। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो क्या हम पुनश्च लिखने को बाकी रहते? धरती अब भी उसी तरह घूम रही है।